Hello students, today we will cover the last topic of determinant, and actually I would like to thank one of my student that she reminds me कि एक मिस संगत असंगत टॉपिक छूट गया है in my inbox. So very good बेटा, it means you all are studying. अगर आप समझ पा रहे हैं कि कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं. So today we will cover that particular topic, consistent and inconsistent solution. Okay, and the next thing is today we will talk about the new syllabus for this year only, है ना. Due to that COVID-19, 30% of the syllabus has been cut off. ठीक है, 30% syllabus cut हो गया है. So instead of going through what is in 70%, we will just take out that what is in 30%. सिर्फ वो देखेंगे कि क्या 30% में है और हम उसे सिर्फ टेक आउट कर लेंगे कि ये हमें नहीं पढ़ना है. तो 70% के कंपैरिजन में 30% को मेंशन करना ज़्यादा इजी होगा. सो वी विल मेंशन दैट 30% ओनली कि जो हमें नहीं पढ़ना है, और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो सब कुछ हमें पढ़ना है. तो वी विल गो टू दैट टॉपिक ऑल्सो. But first of all, consistent and inconsistent. I think it is in your 4.6 exercise. Exercise 4.6. I forgot the topic. Okay, examine the consistency of the system of equation in the exercises. And then it is solve the system of linear equation using matrix method in exercise 7 to 14. तो 7 to 14 में ये जो है कि solve the system of linear equation using matrix method, ये हम कर चुके हैं ना. मैट्रिक्स मेथड का यूज करके और हम निकाल चुके हैं, सिस्टम को सॉल्व करना सीख चुके हैं. हमें ये सीखना है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम. कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम मतलब कि ये चेक करना कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं. कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और हिंदी में इसे कहते हैं संगत तथा असंगत. हाँ, है ना. कोई सिस्टम संगत या कंसिस्टेंस कब होता है? जब हमें उस दिए हुए सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन मिले. कंसिस्टेंट या संगत निकाय. ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम. ये क्या होता है? when we got unique solution for the given system of equations. ठीक है, when we got unique solution for the given system of equation. इसमें हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अद्वितीय हल. अद्वितीय हल मतलब x की एक वैल्यू और मतलब x और y की वैल्यूज जब हमें मिलती है ना, क्योंकि हम इसमें सिस्टम जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है कि 3 कंडीशंस होती हैं. या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, या फिर ओवरलैपिंग होती है, या फिर पैरेलल होती है ना. पैरेलल जब इंटरसेक्ट जहां करती हैं वहां पे हमें सोल्यूशन मिलता है, मतलब एक्स वाई जेड की हमें क्लियर वैल्यूज मिलती है, यूनिक वैल्यूज मिलती है ना. और ओवरलैपिंग में क्या होता है? ओवरलैपिंग में मतलब हमें
इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी लाइन ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब वो किसी यूनिक पॉइंट पे नहीं, बल्कि हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। तो चूंकि हमें लाइन पर इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए हमें पूरी लाइन पर इन्फिनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल की कंडीशन होती है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो इस वजह से ना वो एक दूसरे की तरफ झुकेंगे और ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने के लिए एक दूसरे की ओर झुकना बहुत जरूरी होता है। तो एक दूसरे की ओर झुकेंगे भी नहीं, सीधे सीधे रहेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। इसलिए उसमें उस कंडीशन में हमें सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो जब सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम कहते हैं सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, या ये जो सिस्टम है वो असंगत है, इसलिए हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग है तो इन दोनों कंडीशन में ही हमें हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, हमें एक्स वाई और या अगर 3 वेरिएबल्स है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। लेकिन फर्क क्या होगा? इंटरसेक्शन जब होगी तो इंटरसेक्शन, दो लाइंस का इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर हो सकता है। तो यूनिक पॉइंट है, यानी हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, है ना, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब ओवरलैपिंग लाइन होगी, एक लाइन है उसी पर ये दूसरी लाइन भी है, इसका मतलब पूरी की पूरे पॉइंट्स जो हैं ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे पर हैं। तो यहाँ भी एक सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ भी सोल्यूशन मतलब क्या कि जो दोनों ही लाइन के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी करेगा, ये पॉइंट भी, और इस तरह से जितने पॉइंट्स मिलेंगे वो सभी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो इनफाइनाइट, चूंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे इसलिए हम कहते हैं इसमें कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आई? नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अगर यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हम कहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है ना, सिस्टम कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो अगर डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमेशा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। ठीक है, और हमें इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर ये पहला केस है, अगर डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 है, अगर डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 है तो इस केस में, इस परिस्थिति में हमें दो कंडीशंस मिलते हैं। हम निकालते हैं पहली वैल्यू एडजॉइंट A इंटू B, एडजॉइंट A इंटू B। अगर डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 आ गया तो हम निकालते हैं किसकी वैल्यू? अगर एडजॉइंट A इक्वल टू 0 आ गया तो हम सीधे वैल्यू निकालेंगे एडजॉइंट A इंटू B की वैल्यू। ठीक है, एडजॉइंट A, आई होप कि आपको A और B याद है। A क्या है? A है सभी कोफिशिएंट्स का, A क्या है? सभी कोफिशिएंट्स का, x और y वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, और B क्या है? कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स, है ना। तो A और B पहले निकालते हैं, एडजॉइंट A इंटू B की वैल्यू निकालते हैं। अब पहली कंडीशन में अगर एडजॉइंट A इंटू B इज नॉट इक्वल टू 0,
ये 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा, नो सलूशन। ठीक है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब हुआ कि सिस्टम का कोई हल नहीं निकलेगा, निकाय का कोई हल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, असंगत। सिस्टम कैसा हो गया, असंगत या इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्यों, बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज 0 एंड adjoint a into b is not equal to 0, therefore the given system of equation is inconsistent. सेकेंड कंडीशन क्या बनती है कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो और adjoint a इंटू b बराबर भी 0 हो, adjoint a इंटू b बराबर भी 0 हो, तो इस कंडीशन में या तो मेनी सोल्यूशन मिलता है या नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, या तो मेनी सोल्यूशन मिलता है या तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। यानी अगर मेनी सोल्यूशन होगा तो इन दैट कंडीशन इट विल बी इनकंसिस्टेंट। सॉरी, मेनी सोल्यूशन होगा तो इन दैट केस इट इज कंसिस्टेंट, और अगर नो सोल्यूशन है तो इन दैट केस इट इज इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है कि मेनी सोल्यूशन निकल रहा है या नो सोल्यूशन निकल रहा है, तो आप सिर्फ इसमें लिखते हैं कि द सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यू विल गेट द यूनिक सोल्यूशन। In that case, you have to solve the system. But if determinant A is equal to 0, then you will go through the value of adjoint A into B. If adjoint A into B is not equal to 0, adjoint A है, adjoint A निकालने के लिए determinant की जरूरत नहीं होती है। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 है तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा। इससे केवल इनवर्स की दिक्कत आती है। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो अगर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम a इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, a इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन एडजॉइंट तो हम हर कंडीशन में निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो एडजॉइंट इससे कोई मतलब नहीं है कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आ गया तो एडजॉइंट a कैसे निकलेगा। एडजॉइंट a हर मैट्रिक्स का निकल सकता है। तो अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो गया तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0, देन इमीडिएटली यू विल फाइंड आउट एडजॉइंट a इंटू b। देन यू विल चेक इट आउट दैट एडजॉइंट a इंटू b इज इक्वल टू 0 और नॉट। हम देखेंगे कि एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर ये 0 है तो सिस्टम, अगर ये 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट a 0 है लेकिन एडजॉइंट a इंटू बी 0 नहीं है, तो सिस्टम असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू भी 0 आ जा रही है तो मे बी कि इनकंसिस्टेंट हो या ना हो। हम एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.6 का। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 4.6 एक सिस्टम दिया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस दिए हैं और देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहले हम a लिखेंगे। a क्या होगा, 1 3 2 6 है ना।
तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 3 2 6. इट इज सॉल्व करेंगे तो 6 1 6 माइनस 3 2 6 विच इज इक्वल टू 0, है ना. तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ गया. तो अब इमिडिएटली हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी. ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी. एडजॉइंट ए, अगर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो आप एडजॉइंट ए डायरेक्टली लिख सकते हैं. इफ यू हैव प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो यहाँ पे C11 निकालेंगे तो C11 क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो हटा दें तो ये 6 बच रहा है, मतलब -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6. C12 निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, बचा 2. सो इट इज इक्वल टू -2. C21 निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1. फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3. इट इज इक्वल टू, चूंकि 2 + 1 है तो -3. एंड C22 की वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू 1. तो ये +1 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 1, है ना. तो Cij हो गया 6 -2 -3 एंड 1. तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू 6 -2 -3 1. अब इसे कंपेयर करो अगर A से, तो देखो डायगोनल्स चेंज हो गए हैं ना. 1 6 का 6 1 हो गया है, और जो राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर को आ रही है 3 2, उसके साइन बदल गए हैं, है ना. साइन बदल गए हैं. और ऐसा क्यों हुआ है, ये -1 की पावर की वजह से, क्योंकि ये पोजीशन थी 2 1 की, सॉरी 1 2 की, तो ये भी ऑड पोजीशन थी. ये 2 1 की थी, ये भी ऑड पोजीशन थी. तो अगर ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों डायगोनल की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी. ठीक है, तो अगर ऑर्डर 2 का है तो आप डायरेक्टली भी एडजॉइंट ए लिख सकते हैं. अब हम निकालेंगे वैल्यू एडजॉइंट ए इंटू बी की. एडजॉइंट ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 6 -3 -2 1, और बी कितना है 5 8 है ना. मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. ये 2 × 1 की मैट्रिक्स है, 2 रोज है, 1 कॉलम है, तो ये दोनों बराबर है ना. तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 × 1 की मिलेगी. तो 6 5 ज़ा 30, माइनस और माइनस प्लस 3 8 ज़ा 24, है ना. सॉरी, प्लस इंटू माइनस, सॉरी माइनस, देन -2 इंटू 5 -10 प्लस 8. So it is equal to 30 - 24 6 -10 plus 8 is -2. It is not equal to 0 मैट्रिक्स. ठीक है, 0 से सेंस यहाँ 0 मैट्रिक्स का है. It is not equal to 0 मैट्रिक्स. Therefore, अब यहाँ हमने कंडीशन देखी थी ना कि डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर है, लेकिन एडजॉइंट A इंटू B जो है ये 0 के बराबर नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है. तो सिंस डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 बट adjoint A into B is not equal to 0 matrix, therefore
सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया था तो हमने लिख दिया कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो हम लिख देते कि सिस्टम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हो सकता है, मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, है ना। आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। नाउ come to the topic that new syllabus, है ना, न्यू सिलेबस। अच्छा, अभी ऐसे हमने कहा कि 70% क्या है, ये देखने से अच्छा है कि हम देख लें कि 30% कटा क्या है। पहली बात, इंटीग्रेशन से कुछ नहीं कटा है, ठीक है, पूरे कैलकुलस में से बहुत थोड़ा सा पोर्शन कटा है। इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं कटा है। अनटच्ड जो है अनटच्ड पोर्शन जिसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, वो पहला है इंटीग्रल, दूसरा है एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये भी नहीं छुआ गया है। थर्ड इज एलपीपी, इसमें से भी कुछ भी कट शॉर्ट नहीं किया गया है, ठीक है। अब कटा किया है, सबसे पहले आते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन पे। रिलेशन और फंक्शन में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, मतलब संयुक्त फलन या जिसको हम कहते हैं फलनों का संयोजन, वो नहीं पढ़ना है आपको। आपको इनवर्स नहीं पढ़ना है, मतलब फलनों का व्युत्क्रम नहीं पढ़ना है, जैसे ना हम लोग पढ़ते ना एफ इनवर्स, वो नहीं पढ़ना है। पढ़ना मीन्स पढ़ना तो सब है आपको, मीन्स कि आपके इस बार बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, बट आई सजेस्ट कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी कुछ पढ़ना चाहिए। और वैसे भी ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और द्विआधारी, बाइनरी, ये तीनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, एक मतलब बोर्ड के सिलेबस में इस बार नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टेबल फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ्स नहीं पढ़ने हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट, सेक, किसी के भी ग्राफ्स नहीं पढ़ने हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या है इसमें पढ़ना है एनसीईआरटी की हिंदी की बुक मेरे पास नहीं है, सो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ अ साइड बुक। डेफिनीशन पढ़नी है, डोमेन और रेंज पढ़ना है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़नी है, ठीक है। फिर से हम बता दे रहे हैं कि डेफिनीशन सारी पढ़नी है, डोमेन और रेंज निकालना पढ़ना है इनवर्स फंक्शंस के, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहां तक पढ़ना है, जहां से शुरू होता है आपका ग्राफ, जहां से शुरू होता है वहां से आपको नहीं पढ़ना। ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, जितने भी उसके फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको केवल फंक्शन पढ़ना है, उसका डोमेन और रेंज पढ़ना है, और डेफिनीशन पढ़ना है, डोमेन और रेंज पढ़ना है, और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पढ़ना है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। एग्जाम इस बार के सिलेबस में नहीं है, मतलब
तो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है कोर्स में, और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं है। डिफरेंशिएशन में सब कुछ है एक्सेप्ट रोलेस थ्योरम एंड लेग्रांजेस थ्योरम, ठीक है, रोलेस और लेग्रांजियन थ्योरम, इन दोनों को छोड़कर इसका जो इंटरप्रिटेशन है उसको छोड़कर, मतलब आपको डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक पढ़ना है। सिर्फ ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। इसके पहले तक यहाँ तक आपको पढ़ना है सेकेंड डेरिवेटिव जहां तक है, ठीक है, ये है ना सेकेंड, फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइजेस 5.7, यहां तक का आपको पूरा पढ़ना है। और इससे रिलेटेड साइड बुक से भी आप जहां तक पढ़ते हैं वहां तक आपको पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक हटा है, रोलेस, ये लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। बाकी डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस, पूरा इंटीग्रल के एप्लीकेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा पार्ट पढ़ना है। और मार्किंग भी उसी तरह की है, मार्किंग स्केल जो है, स्कीम जो है, वो जो पहले थी वही मार्किंग स्कीम है। कैलकुलस के अभी भी 44 मार्क्स ही हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंशिएशन में सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम का पोर्शन नहीं पढ़ना है। देन इन वेक्टर्स में यू हैव टू go through all the topics except scalar triple product. There is a good thing for you कि scalar triple product को छोड़कर बाकी के सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी फिजिक्स में कवर कर चुके हैं। सो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और वेक्टर आपका पूरा का पूरा तैयार होगा। क्योंकि आप जो फर्स्ट ईयर में आपने जो वेक्टर पढ़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने यही नहीं पढ़ा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, ठीक है, सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल। सिर्फ ये टॉपिक आपका हट गया है सिलेबस से। देन इन 3D में जितने भी साइन को जो डायरेक्शन को साइन है वो सभी पढ़ना है, जितने भी उसके टाइप्स हैं वो सब कुछ पढ़ना है। बस क्या नहीं पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है टू लाइंस, मीन्स जो भी कुछ टॉपिक्स हैं उसमें जो रिलेटेड है टू लाइंस से वो नहीं पढ़ना है, टू प्लेन्स नहीं पढ़ना है, और एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन ये नहीं पढ़ना है। एक पॉइंट और एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस, एक पॉइंट से एक प्लेन की डिस्टेंस वाला पोर्शन पढ़ना है। बाकी टू लाइंस नहीं पढ़नी है, टू प्लेन्स नहीं पढ़ना है, और एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन नहीं पढ़ना, मीन्स कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देन कम टू द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन एड ऑन होता है प्रोबेबिलिटी में वो नहीं पढ़ना है। मतलब मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ना है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ना है, वेरिएंस नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पढ़ लिया तो वेरिएंस में सिर्फ स्क्वायर रूट तो निकालना होता है, तो आप मान के चलिए कि आपको पूरा ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ना है, बर्नौली स्ट्रेट और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों बड़े टॉपिक हैं जो आपको नहीं है आपके सिलेबस में। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल वेरिएंस, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बर्नौली स्ट्रेट्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हिंदी में आप देख लें इसे, यादृच्छिक चर का माध्य और प्रसरण, माध्य और प्रसरण ये स्टैटिस्टिक का थोड़ा पोर्शन एड ऑन होता है, वो नहीं पढ़ना है। बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, बस ये टॉपिक्स फिलहाल इस साल के लिए ड्यू टू कोविड-19 इस साल के लिए ये पोर्शन हटा दिया गया सिलेबस से।
अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके, जिसमें इंटीग्रल, एलजेब्रा और एलपीपी, इन तीनों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो पीडीएफ आपको भेजा गया है, उस पीडीएफ में जो पहला पोर्शन दिया है उसमें 30% जो कटा है वो दिया है, और उसके बाद जो दूसरा पोर्शन दिया है वो जो 70% सिलेबस है वो दिया गया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक में से इन टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लीजिए कि इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू स्टडी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टिल देन बी सेफ, बाय।